मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा व्याख्याता वाणिज्य सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे आपके एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो चैप्टर है उसके कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आज की दो मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। जीत मिलेगी आपके प्रयास से, आपकी मेहनत से, आपके अनुभव से, आपके कार्य से, आपके अनुशासन से। निश्चित रूप से आप लगातार उस कार्य के प्रति सजग हैं, उस कार्य के प्रति आप एक्टिव है तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसको अगर आप समर्पण भाव से उसके लिए तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिल जाएगी। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। कंपटीशन एग्जाम हो और चाहे बोर्ड एग्जाम हो, सतत प्रयास आपका होना आवश्यक है। सतत प्रयास और आपका अनुशासन आपको वो जीत है वो दिला सकता है। इसलिए मेरा सभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध रहेगा कि लगातार आप अपने अध्ययन को जारी रखें। अपने मन में ये विचार कभी भी नहीं लेके आए कि अभी काफ़ी समय पड़ा है, कर लेंगे तैयारी, लेकिन समय है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है। जब समय निकल जाएगा तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए ये आपके लिए एक स्वर्णिम समय है जिसमें आप अपने ज्ञान के द्वारा अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हो और आगे अपना जीवन है उसके लिए भी रास्ता तैयार कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ भी इस संसार में पाया नहीं जा सकता। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपके पास उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। चाहे आपका काम कुछ भी हो, काम कभी भी छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन काम वो पहचान तब दिलाएगा जब आपके पास उसके बारे में नॉलेज है, उस काम के करने की आपके पास क्षमता है, उस काम को सही अंजाम तक पहुंचाने की आपके पास ताकत है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। तो आज के इस सेशन में स्टार्ट करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको लगता होगा कि ये छोटे क्वेश्चन एग्जाम में क्या प्रभाव डालेंगे, लेकिन कहते हैं ना छोटे छोटे मगर मोटे मोटे, है ना। छोटे छोटे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि इनको अगर आप सही तरीके से कर पाते हो तो आप बड़े क्वेश्चन भी कर पाओगे। लेकिन ये अगर छोटे क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे ना तो फिर बड़े क्वेश्चन से भी आप पार नहीं पा सकते, वो बड़े क्वेश्चन भी आप हल नहीं कर सकते। इसलिए विद्यार्थियों आपको आज से ही सजग हो जाना है और हर पॉइंट को आपको समझने का प्रयास करना है जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को और आज का जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, एक्स और वाई है वो साझेदार है और वो लाभ विभाजन अनुपात है उनका 5 और 3 का है। 5 और 3 का उनका अनुपात है। वो जेड को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो कि वह एक्स और वाई से समान अनुपात में अधिग्रहित करता है, समान रूप से अधिग्रहण करता है। आपको नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी है। देखो पार्टनरशिप जो चैप्टर है सेकंड जो आपके नए साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड है उसमें हमने नया अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं, फायदे का अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं, ख्याति का व्यवहार क्या होगा, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण किस प्रकार होगा, आपके रिजर्व एंड संचय हैं उनको वितरित कैसे किया जाना है, आपका लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो क्या करना, वो तमाम कंडीशन है उस पर हमने चर्चा की है। निश्चित रूप से आपको वो सारी पॉइंट है वो आपको याद भी होंगे और जिसको नहीं याद है उसने अपने जो हैंड्स नोट बनाए हैं वहां से जाकर वो उनको एक बार पुनः
रीड करके याद कर सकता है उसका बेनिफिट उन्हें मिल जाएगा। देखो नया लाभ विभाजन अनुपात करने की ये तीसरी मेथड आ गई है ना, उसमें देखो किस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है ना। तो देखो नया लाभ विभाजन अनुपात आपको कैलकुलेट करना है तो अपन को प्रोसेस क्या अपनानी पड़ेगी। आप देखो इसमें क्या है आपके पास क्या है, ये ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो क्या है आपके पास, ओल्ड रेशियो आपका 5:3 है और उसमें जेड का 1/10, जेड का हिस्सा है आपका 1/10, ये एक्स है और ये वाई है। जेड का हिस्सा कितना आ गया 1/10। अब 1/10 है वो एक्स और वाई से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है, एक्स और वाई से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है ना। तो जेड 1/10 है जो एक्स तथा वाई से बराबर बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। ठीक है, ओल्ड रेशियो दे रखा है आपका एक्स और वाई का 5:3 का, जिसमें जेड का हिस्सा है 1/10। जेड अपना हिस्सा है वो एक्स और वाई से बराबर बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स का त्याग, एक्स का त्याग यानी 1/10 का आधा हिस्सा, तो कितना हो गया 1/20। ये तो हो गया एक्स का। वाई का त्याग, तो वाई का भी यही है 1/10 मल्टीप्लाई आधा 1/2 तो 1/20 है ना। मैंने अनुपात का आपको फॉर्मूला लिखाया है कि जब आपको नया अनुपात निकालना है, नया अनुपात आपको निकालना है तो नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ये फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, ये फॉर्मूला आपने सामने लिखा है कि भाई नया अनुपात कैलकुलेट करना तो पुराना माइनस त्याग का अनुपात आपको कैलकुलेट आना चाहिए। तो अपने पास त्याग का अनुपात आ गया, पुराना अपने पास दे रखा, पुराना अपने पास दे रखा ना। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स का नया अनुपात, एक्स का नया अनुपात। तो अपने पास क्या चाहिए, फॉर्मूला पुराना माइनस त्याग, तो पुराना अपने पास 5/8 माइनस त्याग कितना है 1/20, 1/20 है ना। लघुत्तम आया कितना आएगा लघुत्तम इसका, लघुत्तम लेना ऐसे ले सकते हैं 8 और 20, पहले 2 का तो 4 और 10, फिर 2 का तो 2 और 5, फिर 2 का तो 1 और 5 और फिर 5 का तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, लघुत्तम आ गया 40। 8 का भाग 40 में 5 और ये 25, 20 का भाग 40, 20 का भाग 40 में 2 बार और ये 2, तो आ गया 23/40। ठीक है, y का नया अनुपात, तो इसका y का पुराना कितना है आपका 3/8 माइनस त्याग आपका 1/20, लघुत्तम आ गया आपका कितना 40, ये आ गया 8 का भाग 40 में तो 5, 5 3 15, ये 2, तो ये आ गया आपके 13/40। और फिर z का अनुपात, z का कितना है, z का हिस्सा कितना आ रहा है, z आ रहा है 1/10 भाग के लिए, तो 1/10 अब कितने चाहिए 40 चाहिए, तो 4/4 तो 4/40। ठीक है, अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा आपका न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 23:13:4, ये आपका नया अनुपात आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी चीज, क्लियर है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें जेड का हिस्सा दे रखा है 1/10, जिसे वह एक्स और वाई से समान यानी बराबर बराबर अधिग्रहण करता है, तब अपने को इस कंडीशन में ऐसे काम करना है
कि इसमें ओल्ड रेशियो आपका दे रखा है एक्स और वाई का 5:3 और उसमें जेड का हिस्सा 1/10 जो एक्स और वाई से बराबर बराबर यानी 1/2 से प्राप्त करते हैं, आधा आधा प्राप्त करता है। किसका? 1/10 का। जेड को मिल रहा है 1/10, उसका आधा किससे प्राप्त करेगा? एक्स से। आधा किससे प्राप्त करेगा? वाई से। तो एक्स का त्याग हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 1/2 तो 1/20। उसी प्रकार वाई का तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/2 तो 1/20 और नया अनुपात आ जाएगा आपका पुराना माइनस त्याग का अनुपात। ये फॉर्मूला काम में लेना है और उसके आधार पर एक्स का नया अनुपात 5/8 माइनस 1/20 लघुत्तम आ गया 40। इस तरीके से हम लघुत्तम निकालते हैं, ये आप देख सकते हो। ये आना चाहिए आपको लघुत्तम निकालना। पहले 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाता, 3 का भाग, 3 का नहीं तो 4 का, 4 का नहीं तो 5 का, 5 का नहीं तो 6 का। इस तरीके से बढ़ते हुए संख्या में भाग देते हुए चलना है। और फिर इस तरह वाई का नया अनुपात और फिर जेड का नया अनुपात और आपके पास न्यू रेशियो आ जाएगा 23:13:4। ठीक है, क्लियर है, समझ गए मेरी बात? तो ये अनुपात है वो आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये अनुपात ऐसा है जो आपके सवाल को सही करेगा। क्योंकि जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे वो साझेदार के प्रवेश के समय हो या साझेदार के सेवानिवृत्ति के समय हो या साझेदार की मृत्यु के समय हो, कैसी भी कंडीशन हो, जब साझेदारी विलेख में परिवर्तन आएगा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो हमें नया अनुपात है वो काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, नया अनुपात भी। और फायदे का अनुपात आपको पता है कि जब साझेदार प्रवेश करेगा और ख्याति की राशि वो नगद लेके आएगा तो त्याग करने वाले साझेदार है उसे त्याग के अनुपात में वहन करेंगे, त्याग के अनुपात में उसे बांटेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये पॉइंट समझ गए? समझ गए? बढ़े आगे। आगे देखो, एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? एबीसी एक साझेदार है जो लाभ का विभाजन है किस अनुपात में करते हैं? 2:1 में लाभ का विभाजन करते हैं। वो डी को 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो कि वह ऐसे अधिकृत करता है। देखो इसमें अलग हो गया, पिछले वाले में बराबर बराबर था, अब इसमें कंडीशन क्या आएगी कि जो 1/8 भाग मिलेगा किसको? डी को। वो पूरा का पूरा किससे लेगा? ए से लेगा, बी से कुछ नहीं लेगा, सी से भी कुछ नहीं लेगा। आपको नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी है तो इसमें भी आपको नया लाभ विभाजन अनुपात है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओल्ड रेशियो, 2:1 है ना, और डी का हिस्सा 1/8 1/8 जो पूरा का पूरा किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? ए से अधिकृत करता है, जो पूरा ए से प्राप्त करता है। ठीक है, किससे प्राप्त करता है? जो पूरा का पूरा ए से प्राप्त करता है। अब देखो अपने को सीधा पता चल गया कि भाई जब ए से जो डी का हिस्सा है ना, डी का हिस्सा वो ए से लिया जाता है कितना? 1/8। तो डी का जो हिस्सा वो ऑटोमेटिक ए का क्या हो गया? त्याग। तो यहां पे आ जाएगा ए का त्याग। ए का त्याग कितना आ गया? 1/8 है वो ए का त्याग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 है वो एक इसका त्याग आ जाएगा। और अब नया अनुपात का फॉर्मूला, नया अनुपात तो पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ठीक है, अब देखो नया अनुपात चाहिए अपन को, तो ए का नया अनुपात तो ए का देखो पुराना कितना है? 2/5 माइनस त्याग कितना है? 1/8। तो देखो लघुत्तम कितना आ गया? 40। ये आ गए 8, ये 16, ये आ गए 5, तो ये कितने आ गए?
40। दूसरा बी का नया अनुपात, तो बी के अनुपात में किसी प्रकार का कोई हेर फेर नहीं है, तो बी का कितना आ जाएगा 1/5। सी का नया अनुपात, तो सी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, इसका 2/5 आएगा। 2/5 किसका, बी का आएगा 2/5 और सी का आएगा 1/5। ठीक है। और फिर डी का, डी का कितना हिस्सा है 1/8। अब देखो अपने को 40 चाहिए, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 8/8, तो इसके हो जाएंगे 16/40। यहाँ पे गुणा कर देंगे 8/8, तो इसके हो जाएंगे 8/40 और इसके कर देंगे 5/5, तो ये आ जाएगा 5/40। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा आपका, न्यू रेशियो क्या आएगा 11:16:8:5, ये इसका नया अनुपात है वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी बात, क्लियर है सारी बात। ये अनुपात आपका होगा 11:16:8:5। ठीक है, क्लियर है, समझ गए मेरी बात कि इसमें आपको सिर्फ ये दिखा रखा है कि पूरी की पूरी राशि किससे अधिकृत करता है, पूरी की पूरी राशि वो ए से अधिकृत करता है, यानी अपना जो डी है वो सारा हिस्सा किससे लेगा, ए से लेगा, इसलिए त्याग सिर्फ ए का होगा, बाकी बी और सी का कुछ भी त्याग नहीं होगा। उसका निकालने का फॉर्मूला जो आपको कैलकुलेशन फॉर्मूला है वो इसमें वही सिस्टम चलेगा। ओल्ड रेशियो आपका 2:2:1 है, जिसमें डी का हिस्सा 1/8 है, जो पूरा का पूरा ए से प्राप्त करता है, तो ए का त्याग हो जाएगा ऑटोमेटिक 1/8। और नया अनुपात निकालना है तो नया माइनस, नया निकालना तो पुराना माइनस त्याग, तो इसमें ए का नया अनुपात आ जाएगा 2/5 माइनस 1/8, तो आपका आ जाएगा 11/40। बी और सी डी में चेंज नहीं है, सिर्फ हमें अंश और हर बराबर करने हैं, तो नीचे वाला जो हर है वो बराबर करेंगे, तो इसको पहले को 8/8 से गुणा करेंगे, दूसरे को 8/8 से गुणा करेंगे और तीसरे को 5/5 से गुणा करेंगे, तो अपना अनुपात आ जाएगा 11:16:8:5। ठीक है, क्लियर है सारे पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर है। देखो ये छोटी छोटी क्लासेज है, ज़्यादा समय लेके आपका 15-20-25 मिनट का समय लगता है, पर 15-20-25 मिनट में आप वो चीज़ पा सकते हो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर होती है, क्योंकि आपका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि एग्ज़ाम में आपको फुली मार्क्स लेके आने, ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको लेके आने, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और निश्चित रूप से आप लगातार मेहनत करते हो तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। आप लगातार मेहनत करोगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, आपके नंबर बढ़िया आएंगे, आपकी बुक्स है उस पर कंट्रोल होगा, आपको हर चीज़ कंसेप्ट के साथ समझ में आएगी। और अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उसका नुकसान है वो आपको उठाना पड़ेगा। एक निश्चित समय शेड्यूल के अनुसार अगर आप सब कुछ तैयार रखते हो, आपको होमवर्क भी करना है, याद भी करना है ना, सवाल भी निकालने, तो एक शेड्यूल बना लेते हो तो उसके अनुसार काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। बशर्ते आपको शेड्यूल के अनुसार काम करना है, अपने मन को कंट्रोल में करना है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी है वो अनावश्यक कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। और इस समय जब आप अलग काम में लग जाते हो तो आपका पढ़ाई का जो रूटीन है वो टूट जाता है, पढ़ाई का जो रूटीन है वो छूट जाता है। और छूटने से फिर आपको नुकसान ये होता है कि आपको जो चीज़ पढ़नी चाहिए थी वो आप नहीं पढ़ पाते हो, और फिर आप क्या होता है उस सिलेबस से, उस पाठ्यक्रम से, उस बुक से आप पिछड़ जाते हो, और एक बार पिछड़ने के बाद आपकी वो सारी चीज़ें वो कवर नहीं हो पाती है। इसलिए मेरे विद्यार्थियों ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ने का प्रयास करना है, हैंड्स नोट आपको बनाने। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।